गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खमा घनी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है 5 फरवरी और इस वीडियो के अंदर 5 फरवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो भास्कर और पत्रिका की न्यूज़पेपर की कटिंग्स के साथ में एकदम बैकग्राउंड के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के एंड के अंदर राजस्थान का स्टैटिक जीके के तौर पर राजस्थान के एकीकरण के 3 चरण बाकी थे लास्ट वाले, उसको कवर करेंगे। और राजस्थान के प्रमुख दुर्ग सीरीज है, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग है, उसको भी कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। उसके 2 दुर्ग आज कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ना, नए लोगों को जोड़ो दोस्तों। ये देखिए, बेहतरीन एक मोटिवेशन कोट है कि छोड़ जमाने की बंदी से अब आ सबसे किनारा करते हैं। यानी सबसे क्या है कि किनारा कर लेते हैं, बेखौफ सजा के ख्वाब बड़े, आ एक कोशिश दोबारा करते हैं दोस्तों। एक और कोशिश है वो दोबारा करते हैं। जिस तरह की वैकेंसियाँ जा रही है अपने हाथ से, पटवारी की हो या चाहे रीट का जिस तरह का लफड़ा हो रहा है, तो सभी से ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वापस क्या है कि कोई ना कोई वैकेंसी वगैरह के अंदर पकड़ के वापस लग जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की न्यूज़पेपर की कटिंग्स के साथ में। और अभी बजट सत्र स्टार्ट होगा, तो इसीलिए कि कृषि सहित 3 भागों के अंदर बजट का जो भाषण है वो होने वाला है। जो पिछली बार बजट पर पेश किया गया था उस टाइम बोला गया था कि अगली बार क्या है कि कृषि बजट है उसको अलग रखा जाएगा, लेकिन अब बोला गया है कि 15 फरवरी को जो बजट रखा जाएगा उसमें कृषि सहित क्या है कि 3 भाग के अंदर बजट भाषण होगा। अब कुछ इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं इसके अंदर। आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत राजस्थान है, उसकी सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंदर 2020-21 के अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है दोस्तों? वो है 29.77%। 29.77% है वो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर सकल राज्य वर्धन यानी GSVA, ठीक है, उसमें कृषि का योगदान कितने? 29.77%। और ये तो क्या है कि मार्केट प्राइस पे, स्थायी मूल्य पे कितना है भाई? कितना है? 29.44 है शायद तक, इस तरह का कुछ है, ठीक है। और 2015-16 के अंदर मुकाबले 5 साल के अंदर ये कितना बढ़ा है? 5.26% के आसपास बढ़ा है दोस्तों। तो ये भी आप याद रखोगे। पहले 1952-53 के आसपास जब नाथुराम मिर्धा साहब थे राज्य सरकार की तरफ से, जब पहला बजट पेश किया गया था, तो ये फैक्ट याद रखिए कि राजस्थान सरकार का पहला बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया था 1952-53 के अंदर? तो नाथूराम मिर्धा साहब थे जिन्होंने राजस्थान सरकार का पहला बजट पेश किया गया था। और उस टाइम 50 से 60 हज़ार टन खाद्यान्न वगैरह है उसको आयात करने की बात की गई थी। जब 1952-53 के अंदर जब खासतौर से क्या है कि अकाल वगैरह पड़ा था और खाद्यान्न का क्या है कि भारत की जो भी बिल्कुल भी क्या आत्मनिर्भरता नहीं थी, पूरा खाद्यान्न वगैरह है वो बाहर से इम्पोर्ट किया जाता था। और राजस्थान के लिए 50 से 60 हज़ार टन खाद्यान्न आयात करने की बात की गई थी। लेकिन वर्तमान के अंदर स्थिति क्या है? 2019-20 के अंदर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन कितना था? 265 मिलियन मेट्रिक टन, 265, ठीक है, ये 2019-20। फिर 2020-21 के अंदर कितना है भाई? 2.08% बढ़ के 271 हो गया। कितना हो गया? 271.33 लाख टन हो गया। और 2021-22 के अंदर खरीफ का जो फसल है उसका उत्पादन हो गया 96.46 लाख टन। तो रबी का जो फसल वगैरह है उसका डाटा वगैरह आना बाकी है, लेकिन आप इतना याद रखो 2021-22 के अंदर जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 271.33 लाख टन था, जो पिछले साल की तुलना के अंदर 2% बढ़ा है। कितना? ऐसे लगभग याद रख लो 2% के आसपास बढ़ा है, ठीक है। और जितना खाद्यान्न उत्पादन होता है उसमें खरीफ जो फसल है उसकी तुलना के अंदर रबी का जो फसल का खाद्यान्न उत्पादन रहता है वो ज़्यादा रहता है। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और डाटा दे रखा है कि महिला किसानों के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। 2010-11 के अंदर 68.88 लाख खेत थे। 2010-11 के अंदर 68.88 लाख खेत थे, जो वर्तमान जो कृषि जनगणना है उसके हिसाब से 2015-16 वाली जो कृषि जनगणना है उसके हिसाब से 76.55 लाख खेत हो गए राजस्थान के अंदर। प्रदेश के अंदर कितने खेत हैं टोटल? 76.55 लाख खाताधारक खेत है। लेकिन उनमें से 2010-11 के अंदर महिलाओं के नाम पे 5.46 लाख खाते वगैरह महिलाओं के नाम पे थे, खेत वगैरह जो महिलाओं के नाम पे थे। लेकिन ये बढ़ के कितना हो गया? 7.75 लाख। तो ये डाटा याद रखिए दोस्तों, कितना परसेंट बढ़ा है ये यहाँ नहीं दे रखा, लेकिन आप इतना याद रखिए कि टोटल कितने खेत हैं?
55 लाख में से महिलाओं के नाम पे 7.75 लाख है। लगभग ये मान लो 12 से 14% के आसपास है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, घट रही है कृषि भूमि। इसी के अंदर डाटा वगैरह दिया हुआ है बजट वाले सेक्शन के अंदर कि प्रदेश के अंदर 2010-11 के अंदर कृषि योग्य भूमि कितनी थी? 211.76 लाख हेक्टेयर। 211.36 लाख हेक्टेयर था, वो कृषि योग्य भूमि थी 2010-11 के अंदर। लेकिन 2015-16 के अंदर ये घट के 208.73 लाख हेक्टेयर हो गई। तो कृषि भूमि है, ये याद रखना, कृषि भूमि है वो घट रही है। महिला खाताधारक की संख्या है वो बढ़ रही है। खाद्यान्न क्या उत्पादन है वो क्या लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ इस तरह का जो कथन वाले कुछ फैक्ट वगैरह हैं वो आप याद रखना। अगला दोस्तों, प्रवासी पक्षियों की आमाद से गुलजार हुआ मानसागर झील। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह दे रखी है। इसके अंदर जो ये है पूरा पूरा मानसागर झील है। तो मानसागर झील के बारे में भी बात करेंगे, जहाँ पे प्रवासी पक्षी वगैरह है उसकी वजह से आबाद हुआ है। आइए झील के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इस झील का निर्माण, ये झील कहाँ पे है भाई? अजमेर के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? अजमेर के अंदर ये झील है, अन्ना सागर झील। और इस झील का निर्माण राजा अन्नाजी या अर्णोराज थे, उनके द्वारा 1135 से 1150 के बीच में करवाया गया था। तो अन्ना सागर झील है, उसका निर्माण राजा अर्णोराज के द्वारा 1135 से 1150 के बीच में कराया गया था। और राजा क्या है कि जो अर्णोराज थे वो स्मार्ट पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। जो पृथ्वीराज चौहान थे सम्राट, उनके पिता कौन थे भाई? अर्णोराज, जिनको अन्ना जी के नाम से भी जाना जाता था। इनके द्वारा ही अन्ना सागर झील का निर्माण किया गया था। नाम से याद रखिए, अन्ना से अर्णोराज। ठीक है। बाद में क्या है कि मुगल शासक के द्वारा इसी झील के किनारे शाही बाग का निर्माण किया गया था, जिसे दौलत बाग और सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या है कि दौलत बाग का जो निर्माण है वो जहांगीर के द्वारा करवाया गया था इसी झील के किनारे। और सुभाष उद्यान है उसका निर्माण क्या है कि किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा। तो ये भी आप याद रखो कि मुगल शासक जहांगीर और शाहजहां ने इस झील के उत्तरी किनारे पे दौलत बाग और सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया गया था। इस झील में बांडी नदी का पानी आता है। कौन सी नदी का पानी आता है भाई? बांडी नदी का। आप मेरे को अजमेर के अंदर और झीलों का नाम बताइए। एक तो अजमेर के अंदर अन्ना सागर झील है जिसके बारे में बात कर ली। दूसरा कौन सी झील है? पुष्कर झील है, वो भी क्या है कि अजमेर के अंदर है। एक फाय सागर झील है। कौन सी सागर? फाय सागर। जहाँ पे क्या है कि ये फाय अंग्रेजी क्या है कि गवर्नर था, इनके द्वारा अकाल राहत पीड़ितों को निर्माण करने के लिए फाय सागर का झील का निर्माण किया गया था। फाय के निर्देशन के अंदर ये इस झील का निर्माण किया गया था। तो ये 3 झील है जिसका नाम याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, न्यूज़पेपर कटिंग्स के अंदर क्या है कि भारतीय प्रशासनिक पूर्व अधिकारी खेमराज चौधरी थे, उनकी अध्यक्षता के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? खेमराज चौधरी। तो याद रखना दोस्तों, कमेटियों के नाम वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खेमराज चौधरी की अध्यक्षता के अंदर प्रदेश सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट है वो राजस्थान सरकार को सौंप दी गई है। और कमेटी किससे संबंधित थी भाई? कमेटी वेतन विसंगति के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को राहत की सिफारिश की गई थी। तो वेतन से संबंधित कमेटी थी। किससे संबंधित थी? वेतन विसंगति से संबंधित। ठीक है। वेतन विसंगति से संबंधित कमेटी कौन सी थी? तो खेमराज चौधरी की अध्यक्षता के अंदर। और इसके द्वारा ये सिफारिश की गई है, अंतरिम रिपोर्ट है, सरकार को सौंप दी है। सिफारिश वगैरह क्या की ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो इतना याद रखो कि ये कमेटी वेतन विसंगति से संबंधित। ठीक है। अगली दोस्तों, डॉक्टर ओम प्रकाश है, उनको ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्टार लगा लीजिए इस न्यूज को। ये क्वेश्चन मान लो छप गए, राजस्थान के आने वाले कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन छप गया है कि डॉक्टर ओम प्रकाश है उसको ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। ये कृषि आयुक्त है वर्तमान के अंदर। क्या है कि जो डॉक्टर ओम प्रकाश है वो कौन से है? कृषि आयुक्त है। ठीक है। जिनके द्वारा राज किसान साथी पोर्टल और 8 मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए थे। इसी के चलते क्या है कि डॉक्टर ओम प्रकाश के द्वारा राज किसान साथी पोर्टल यानी राजस्थान किसान साथी पोर्टल है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? डॉक्टर ओम प्रकाश के द्वारा। ओम प्रकाश के द्वारा विकसित किया गया था। साथ में इसके द्वारा 8 मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए थे, ताकि इसी चलते इसको ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है। अगला न्यूज क्या है कि पेडिकोर के द्वारा आरटीडीसी है, राज्य पर्यटन विकास निगम है, उसके बंद हुए होटल है 41 होटल वगैरह है, उसके द्वारा पर्यटन से संबंधित होटल वगैरह विभिन्न जिलों के अंदर संचालित किए जाते हैं और उसके होटल वगैरह हैं वो बंद होने के कगार पे। और इसी चलते क्या कि पेडिकोर के द्वारा इन होटलों को बंद करने का
चालू रखने का फैसला किया गया है। उनको एक तरह से संजीवनी प्रदान की, संजीवनी बूटी, जिस तरह हनुमान जी लेके आए थे लक्ष्मण के लिए कि मरते टाइम क्या है कि कोई उसको बचा ले, उसको संजीवनी बूटी बोलते हैं। ठीक है, तो पेडिकोर भाई उसको क्या है कि आरटीडीसी के होटल वगैरह है उसको बचा रही है। तो अफसर क्या है कि इन्होंने बोला है कि आरटीडीसी, तब आरटीडीसी के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान के पर्यटन से संबंधित क्या है कि आरटीडीसी है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1979 के अंदर हुई थी। तो ये याद रखना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 को हुई थी। ठीक है, और एक पर्यटन निदेशालय भी है, राजस्थान पर्यटन निदेशालय है, जिसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? जयपुर के अंदर। तो ये याद रखना कि राजस्थान में पर्यटन से संबंधित 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो राजस्थान पर्यटन निदेशालय जो 1955 में स्थापित हुआ था, एक राजस्थान पर्यटन विकास निगम है 1 अप्रैल 1979 को। ठीक है, और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से राजस्थान कितने स्थान पे भाई? 5वें स्थान पे। ये पिछले साल की रिपोर्ट है, विदेशी जितने भी पर्यटक वगैरह आते हैं राजस्थान के अंदर 5वां स्थान है। और राजस्थान के अंदर विदेशी पर्यटक है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं भाई? जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर आते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं उदयपुर के अंदर। विदेशी कोई भी पर्यटक आता है सबसे पहले कहाँ आता है? जयपुर के अंदर। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। आप मेरे को ये बताओ कि राजस्थान पर्यटन विकास नीति कब आई थी? राजस्थान की जो पर्यटन की नीति है वो लास्ट जो नीति थी पर्यटन से संबंधित वो 2015 के अंदर आई थी। 2015 के अंदर राजस्थान पर्यटन विकास नीति आई थी। ठीक है, याद रखोगे दोस्तों, पर्यटन से संबंधित लास्ट नीति थी। और राजस्थान का लोगो क्या है भाई? जाने क्या दिख जाए, है जाने की क्या दिख जाए या पधारो मारे प्रदेश, कुछ इस तरह का लोगो वगैरह है जो राजस्थान में पर्यटन से संबंधित आकर्षित करने के लिए एक तरह का। अगला दोस्तों, मनेरिया है, उसको राजस्थान रणजी टीम का कप्तान बनाया गया। अभी पिछले कोविड की वजह से क्या कि जो रणजी मैच थे वो बंद हो गए थे, लेकिन अभी बीसीसीआई है वो रणजी ट्रॉफी है उसको करवाने के लिए बोला है और 2 चरणों के अंदर होगा। इसी के चलते रणजी ट्रॉफी के अंदर मनेरिया, अशोक मनेरिया है, ठीक है, अशोक मनेरिया है, इनको राजस्थान रणजी टीम है उसका कप्तान बनाया गया है। और जबकि महिपाल लोम रोर है, इसको राजस्थान रणजी टीम है उसका उप कप्तान बनाया गया है। तो आप कप्तान का नाम याद रखिए, अशोक मनोरिया है जिसको बनाया गया है। ठीक है, ये 2021-22 के अंदर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप है उसके अंदर भाग लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा एक याचिका पर फैसला सुनाया गया था कि अन्य राज्य की शादीशुदा महिला को राजकीय सेवा के अंदर आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी अन्य दूसरे प्रदेश की कोई महिला वगैरह है जो राजस्थान के निवासी से क्या है कि शादी वगैरह की है, तो उस महिला को राजकीय सेवा के अंदर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया। ये राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया है। हालांकि क्या है कि ये बस इतना से याद रखिए और ज़्यादा कुछ खास वगैरह है नहीं इसके अंदर। अगला दोस्तों, मुख्यमंत्री के द्वारा एक हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय उसके भवन का शिलान्यास किया गया था। इसके द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था क्योंकि वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा ये पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय था उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन गहलोत साहब बोले हैं कि किन मूर्खों की वजह से, एक तरह से टिक्का टिप्पणी की है कि किन मूर्खों की सलाह की वजह से राज्य ने, वसुंधरा राज्य ने पत्रकारिता विश्वविद्यालय था उसको बंद किया था, जो मुख्यमंत्री के द्वारा हरिदेव जोशी पत्रकारिता विधि भवन है उसका वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखोगे। नेक्स्ट दोस्तों, 66 साल बाद में इसका आयोजन हो रहा है। किसका? राष्ट्रीय स्काउट गाइड का जम्बूरी का आयोजन हो रहा है दोस्तों, और पाली के रोहतक के अंदर। तो पाली का रोहट है वहाँ पे राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन होगा, जो 66 साल बाद में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। ये याद रखोगे। राजस्थान स्काउट संगठन है उसका 66 साल बाद में प्रदेश के अंदर 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन करेगी, जो पाली के रोहट के अंदर। और इसका पहले कब हुआ था? 1956 के अंदर। स्काउट का जो पहले कब हुआ था? 1956 के बाद में ये दूसरी बार अभी हो रहा है पाली के अंदर। ये याद रखोगे, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ खास वगैरह है नहीं। लेकिन नेक्स्ट दोस्तों, प्रशासन संघ शहरों के संघ अभियान है, इसको स्वायत्त शासन के द्वारा, अभी क्योंकि पट्टों की रफ्तार वगैरह है धीमी चल रही है, उसकी वजह से परेशान वगैरह हो रहे हैं कि लगातार आवेदन वगैरह बढ़ रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन शहरों के संघ अभियान वगैरह है उसको उतना ज़्यादा ढंग से क्या है कि जो लोगों की प्रॉब्लम वगैरह है, लोगों के काम वगैरह है, उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है। लेकिन थोड़ा क्या है कि स्टैटिक जी के ज़्यादा था, इसकी वजह से प्रशासन संघ
शहरी अभियान और प्रशासन संघ गांव अभियान है उसको कवर करेंगे दोस्तों, सोमवार को कवर करेंगे। सोमवार को इसको अच्छी तरीके से कवर करूंगा, आपको बताऊंगा। अगला दोस्तों रामगढ़ बांध है, उसके बहाव क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमण वगैरह है उसको हटाया गया है। तो आपको रामगढ़ बांध के बारे में बता देता हूँ कि रामगढ़ बांध है कहाँ पर। रामगढ़ बांध है जयपुर के क्या कि जमवारगढ़ है, जमवारगढ़ है, वहाँ पे रामगढ़ बांध है। और ये कौन सी नदी पे भाई, ये ऐतिहासिक नदी बाणगंगा नदी पे, बाणगंगा नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, रामगढ़ बांध है, जो कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। और बाणगंगा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है भाई, जयपुर के विराटनगर से होता है। बाणगंगा का उद्गम स्थल कहाँ पे है, विराटनगर। ठीक है, तो ये आप फैक्ट याद रखोगे। अब राजस्थान के एकीकरण का जो 3 चरण बाकी थे अपने, उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले इस जो चौथा चरण था जिसके बारे में बात की थी पहले, तो उसके अंदर 5 विभाग स्थापित किए गए थे। कितने विभाग स्थापित किए गए थे, 5 विभाग। कौन सा, शिक्षा विभाग बीकानेर के अंदर, न्याय विभाग है वो जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया था, वन विभाग कोटा के अंदर, कृषि विभाग है वो भरतपुर के अंदर, और खनिज विभाग है वो उदयपुर के अंदर। ये 5 विभाग है वो चौथे चरण के अंदर स्थापित किए गए थे। याद रखना दोस्तों ये 3, शिक्षा विभाग बीकानेर के अंदर, लेकिन वन विभाग है वो कोटा के अंदर, कृषि विभाग है वो भरतपुर के अंदर था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। साथ में क्या कि जो चौथा जो चरण है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तीसरा चरण है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उसमें क्या है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया था, किसको, तीसरे चरण के अंदर किसको मुख्यमंत्री बनाया गया था। चौथे चरण के अंदर तो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। इसका उद्घाटन सरदार पटेल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट दोस्तों 5वें चरण के बारे में बात करते हैं, जो संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, 5वां चरण था किस नाम से, संयुक्त वृहद राजस्थान, जो 15 मई 1949 के अंदर हुआ था। कब हुआ था भाई, 15 मई 1949 के अंदर। और चौथा चरण 30 मार्च को, जो जिस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला चरण 5वां था वो 15 मई 1949 को, जिसके अंदर वृहद राजस्थान और संयुक्त मत्स्य संघ है इसको शामिल किया गया था। वृहद राजस्थान के अंदर किसको शामिल किया गया था, मत्स्य संघ। और कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, शंकरादेव समिति की सिफारिश के आधार पर। आपको बता देता हूं दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 60 क्वेश्चन है, उसका वीडियो मैं आपको 1-2 दिन के अंदर डालने वाला हूँ, जिसके अंदर सारा राजस्थान का जो एकीकरण है वो क्विज फॉर्म के अंदर, एमसीक्यू के अंदर आपको जल्दी से 15 मिनट के अंदर अपन 60 से 70 क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप तो शंकरादेव समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ है उसको वृहद राजस्थान के अंदर 15 मई 1949 के अंदर मिलाया गया था। वो राजस्थान का 5वां चरण था दोस्तों। राजधानी किसको बनाया गया था, जयपुर को बनाया गया था। महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख कौन थे भाई, भोपाल सिंह थे। राज प्रमुख कौन थे, मान सिंह दित्य। ये 5वें चरण के अंदर, चौथे चरण के अंदर भी सेम थे, चौथे चरण के अंदर भी सेम थे। प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। और उद्घाटनकर्ता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चौथे और 5वें चरण का दोनों का उद्घाटन सरदार पटेल के द्वारा किया गया था, याद रखना दोस्तों। ठीक है, अगला छठा चरण के बारे में बात करते हैं। छठा चरण के अंदर कौन सा भाई, राजस्थान संघ के रूप में। 5वां चरण था संयुक्त वृहद राजस्थान, चौथा चरण वृहद राजस्थान। ठीक है, तो 5वां जो छठा चरण, सॉरी दोस्त, छठा चरण था वो राजस्थान संघ के रूप में 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें राजस्थान संघ के अंदर वृहद राजस्थान प्लस सिरोही को शामिल किया गया था। सिरोही को शामिल किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी जयपुर थी और महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, मान सिंह दित्य राज प्रमुख थे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री थे। और 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदल के राजस्थान रख दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को राजपूताना था, उसका नाम बदल के राजस्थान रखा गया था। और 26 जनवरी 1950 को सिरोही को शामिल किया गया था छठे चरण के अंदर। लेकिन सिरोही का जो आबू देलवाड़ा क्षेत्र है उसको शामिल नहीं किया गया था। 7वां चरण था जो वर्तमान राजस्थान के रूप में अस्तित्व में आया था, वो 1 नवंबर 1956 के अंदर। कब था भाई, 1 नवंबर 1956 के अंदर। और मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले से सुनील टप्पा क्षेत्र है उसको राजस्थान के अंदर 7वें चरण के अंदर शामिल किया गया था। और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया था। तो झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया था। मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र है वो 7वें चरण के अंदर राजस्थान के अंदर लिया गया था। और यहाँ पे आबू देलवाड़ा है उसको भी शामिल किया गया था। आबू देलवाड़ा राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। याद रखना दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक थी दोस्तों। याद रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था,
कुशलगढ़। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ फैक्ट वगैरह। तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो कब स्टार्ट किया गया था भाई? 18 मार्च को स्टार्ट किया गया था। 18 मार्च 1948 को स्टार्ट किया गया था। 1 नवंबर 1956 के अंदर लगभग 8 साल लगे थे, जिसके बारे में भी क्वेश्चन वगैरह मैं बनाया हुआ, आप देखते जाना, बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो 1 नवंबर 1956 को जाके राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था दोस्तों। और राज्य पुनर्गठन आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में 1952 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग था। उसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान का वर्तमान का जो लास्ट का चरण था 1 नवंबर 1956 को एकीकरण हुआ था। राजस्थान में इस आयोग के अंदर राजस्थान का एकमात्र सदस्य कौन था? हरदेनाथ कंजरू, जो राज्य पुनर्गठन आयोग का 3 सदस्य आयोग के अंदर सदस्य था। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे। अब राजस्थान का स्टैटिक जीका का कवर कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले जूनागढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे भाई? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है। और बीकानेर के निर्माता कौन थे? राय सिंह। और बीकानेर राजस्थान की पहली रियासत थी जो संविधान निर्मात्री सभा के अंदर अपना सदस्य भेजने वाली पहली सदस्य रियासत कौन सी थी? बीकानेर। और सबसे ज़्यादा दान भी बीकानेर रियासत ने किया था, लगभग 83-84 लाख रुपए के आसपास के एक बीकानेर रियासत के द्वारा आज़ादी के बाद में क्या कि भारत को दिया गया था। राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था। और ये हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला से निर्मित एक सुंदर समन्वय वाला दुर्ग है, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों स्थापत्य कला है उसको शामिल करके जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था। जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां इस किले के दरवाजे पर स्थित है। किसकी? जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं, वो इस किले के दरवाजे पर स्थित है। तो ये कुछ थे। अगला रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात करते हैं। रणथंभौर कौन सी है? थंबोर पहाड़ी पे बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ भाई? थंबोर पहाड़ी पे। और ये इसका निर्माता कौन थे? रणथंभन देव, इसीलिए इसका नाम रणथंभौर पड़ा था। अबुल फजल के द्वारा ये कहा गया था कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। ये किसके बारे में कहा गया था? ये रणथंभौर। ये किसके बारे में कहा गया था? अबुल फजल के द्वारा कि ऊपर देखने पर क्या कि सिर की पगड़ी तक हाथ गिर जाती है। तो ये कटारगढ़ दुर्ग के बारे में बोला गया था। कटारगढ़ दुर्ग के लिए बोला था कि ये इतनी ऊंचाई पे, बुलंदियों पे बना हुआ है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी तक हाथ गिर जाती है। तो ये याद रखिए। इस दुर्ग के 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, इसलिए ये दुर्ग है वो दूर से बिल्कुल ही नहीं दिखता है दोस्तों। और इसी दुर्ग के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर मेला भी भरता है। कौन से दुर्ग के अंदर? रणथंभौर दुर्ग के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मेला भरता है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, रणथंभौर के बारे में क्या कहा जाता है? कि राणा हमीरदेव चौहान है उसकी शौर्य हमीरहट के लिए जाना जाता है। तो रणथंभौर दुर्ग है वो किसके लिए जाना जाता है भाई? हमीरहट। वो आपने नहीं सुना कि तिरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार, यानी तेल वगैरह है वो दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता। तिरिया तेल चढ़े ना हमीरहट चढ़े ना दूजी बार। तो रणथंभौर दुर्ग है वो हमीरहट के लिए जाना जाता है। इनके द्वारा 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए, ठीक है, हमीरदेव चौहान है उसका बलिदान हो गया था। और राजस्थान का पहला साका है वो कहाँ पे हुआ था? रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था। और इसी दुर्ग के अंदर एक तो जोगी महल है वो याद रखोगे, एक पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है? रणथंभौर के अंदर। लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो भी इसी के अंदर है। जोरा भारा महल, सुपारी महल और बादल महल ये भी रणथंभौर के अंदर है। लेकिन एक दरवाज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, नौलखा दरवाज़ा। नौलखा दरवाज़ा है वो कहाँ पे बना हुआ है? रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे पे बना हुआ है, ये याद रखोगे। जोगी महल याद रखोगे, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, बादल महल और जोरा बहारा और सुपारी महल, ये इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल वगैरह हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्लास थी जिसके बारे में राजस्थान का करंट अफेयर्स भी कवर किया, साथ में क्या स्टैटिक जीके भी कवर किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूँ कि दोस्तों बढ़ाओ, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप शेयर तो करो कम से कम ताकि नए लोग जुड़े। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।